दोस्तों, आज की कहानी है प्रयास। संतरा भागती हुई आई और बोली, दीदी सुनो, जीजा जी भी शादी में आए हैं। कालिंदी बोली, कौन जीजा जी? संतरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा पति आया है। सुनते ही कालिंदी को झटका सा लगा। बोली, तो यहाँ क्या लेने आया है? संतरा जाते हुए बोली, मुझे क्या मालूम क्या लेने आया है। पापा ने उसे भी शादी का कार्ड भेजा होगा। उसके आने की खबर से कालिंदी आश्चर्यचकित हो गई थी। वह सोच रही थी कि उसके आने की खुशी मनाऊं या गमी। 4 साल पहले कालिंदी और राजू की शादी हुई थी। 2 साल सब कुछ ठीक चला था, फिर दोनों में झगड़ा होने लगा था। राजू नौकरी न लग पाने के कारण चिड़चिड़ा होता जा रहा था। उधर कालिंदी 2 बार गर्भवती हुई थी, मगर दोनों बार बच्चा गिर गया था। इस कारण वह भी काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। कालिंदी 8वीं पास थी, राजू पोस्ट ग्रेजुएट था। इस कारण झगड़े के समय वह उसे अनपढ़ गंवार कहता था। यह बात कालिंदी को बहुत चुभती थी। फिर अगले 6 महीने में झगड़ा इतना बढ़ गया था कि कालिंदी हमेशा के लिए पिहरा बैठी थी। वह 1.5 साल से पीहर में बैठी थी। बीते 1.5 साल में दोनों ने एक दूसरे से बात करने की प्रयास भी नहीं की। दोनों के घर वालों ने बहुत प्रयास किया था दोनों में सुलह करवाने की, मगर दोनों जिद पर अड़ गए थे कि अब साथ नहीं रहेंगे। कालिंदी के छोटे भाई की शादी में 4 ही दिन बचे हुए थे। अचानक संतरा ने राजू के आने की खबर सुना दी। वह दौड़कर पिता के पास आ गई। बोली, पापा, उस घमंडी को क्यों न्योता भेजा था? पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अभी वह दामाद है, इसलिए न्योता दे आया था। मुझे नहीं पता था वह आएगा। कालिंदी बोली, को वो आ गया है पापा। मुझे उसका आना जरा भी पसंद नहीं आया। आप उसे वापस जाने की बोल दे, वरना मैं उसे ऐसा जलील करूंगी, पूछ दबाकर भागेगा। पिता बोले, ऐसा जुल्म मत कर बेटी, वह हमारा मेहमान है। मेहमानों की बेइज्जती करना भगवान की बेइज्जती करना होता है। तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, मत करना, मगर गलत हरकत मत करना। कालिंदी बड़ा सा मुंह बनाते हुए पिता के पास से चली आई। इतने में उसे बड़ी बहन मिल गई। उसे देखते ही बड़ी बहन बोली, कालिंदी, तुम्हारा पति आया है और तू ऐसे कपड़ों में घूम रही है। अरे ढंग से कपड़े तो पहन ले, वह देखेगा तो क्या सोचेगा? कालिंदी बड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, कुछ भी सोचने दो, मेरा और उसका रिश्ता तो कब का खत्म हो गया। उसके कुछ सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहन बोली, ठीक है, रिश्ता खत्म हो गया, मगर सुंदर बनकर तू रह, ताकि वह तुझे देखकर पछताए कि यह मेरी पत्नी है, मैंने इसे खोकर बड़ी भूल कर दी। कितना कहकर बहन चली गई। बहन कालिंदी की पूंछ पर पैर रखकर चली गई थी। बात कालिंदी के दिल को लग गई। वह दौड़कर कमरे में गई, फिर मेकअप करने बैठ गई। सुंदर तो वह पहले से थी ही, अब खुद को निखारने में लग गई। मेकअप के बाद कालिंदी गजब ढा रही थी। वह छम छम करती हुई जानबूझकर उस कमरे में पहुंची जिसमें राजू अन्य रिश्तेदारों के साथ बैठा था। कालिंदी ने कमरे में नजर दौड़ाकर चाय के जूठे कप लेकर फिर कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आने के बाद कालिंदी ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई है। वह अंदर गई तो नॉर्मल थी, मगर बाहर आए तब नॉर्मल नहीं थी। पता नहीं क्यों उसकी सांसें यूं उखड़ी हुई थी। जल्दबाजी में वह राजू को सही से देख भी नहीं पाई थी। उधर राजू पिछले 18 महीनों में बहुत बदल गया था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका था। अब उसमें बचपना नहीं रहा था। राजू ऐसे ही शादी में नहीं आया था। उसके पिता ने उसे समझाया था, पत्नियां किसी पेड़ पर नहीं लगती। तुम्हारी उम्र से बड़े लड़के भी बिना शादी के घूम रहे हैं। तुम एक तुम हो जो सुंदर और समझदार पत्नी को अपनी बेवकूफी के कारण खो रहे हो। तब राजू बोला था, अब बहुत देर हो चुकी है पापा,
अब अगर मैं मान भी जाऊं तो वह नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। तब उसके पिता ने कहा, वह आखिरी प्रयास करके देखो, क्या पता वह मान जाए। वहाँ शादी का माहौल होगा, 4 दिन पहले ही चले जाओ, कुछ दिन आसपास रहोगे तो क्या पता मान जाए। इधर कालिंदी के पिता भी यही चाहते थे कि दोनों में सुलह करवाने की आखिरी प्रयास होनी चाहिए। इस तरह राजू पूरे प्लान के साथ आया था। जब कालिंदी कमरे में जूठे कप उठाने आई तो वह उसके सौंदर्य को देखकर अंदर हिल गया। वह सचमुच गजब ढा रही थी। एक बार कप उठाते समय वह उसके बेहद करीब आई थी। तब कालिंदी की चुनरी का पल्लू राजू के हाथों को छू गया था। साथ में कालिंदी द्वारा लगाए हुए जाने पहचाने परफ्यूम की खुशबू से पुरानी यादें ताजा हो गई थी। राजू ने उसे गौर से देखा था। सचमुच वह बहुत बदल चुकी थी। शरीर पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया था। वह एक बार उसकी आंखों में देखना चाहता था, मगर कालिंदी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं था। दोनों की नजर ही नहीं मिली हुई थी। कालिंदी वापस कमरे में आकर फिर से शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। विभिन्न कोणों से खुद को देखकर वह सोच रही थी कि राजू तो उसे देखकर झल बुन गया होगा, मगर वह उसे नहीं देख पाई थी। इस बात का उसे अफसोस था। दोपहर को कार्यक्रम था। दुल्हन पक्ष से कालिंदी के भाई का नेक करने के लिए मेहमान आ चुके थे। टेंट में कार्यक्रम चल रहा था। तब राजू टेंट के एक कोने में अकेला चुपचाप बैठा था। तब पहली बार कालिंदी ने उसे देखा। सोचने लगी कि कोट पैंट में अच्छा लग रहा है, मगर अभी दूर बैठा है। जब इसे नेक के लिए चौकी पर बुलाएंगे तब करीब से देखूंगी। कालिंदी के परिवार के सभी लोगों का तिलक हो चुका था। कालिंदी के जीजा जी और फूफा जी का भी तिलक हो गया, मगर राजू को तिलक के लिए किसी ने नहीं बुलाया। नेक का कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका था। पता नहीं क्यों कालिंदी को यह बात खटक रही थी कि राजू भी अभी तक पापा का दामाद है। तब जीजा जी का तिलक हुआ है तो उसके पति का भी तिलक होना चाहिए। राजू अभी भी दूर कोने में उदास बैठा था। कालिंदी सोच रही थी, तिलक नहीं होने का शायद इसको भी दुख है, तभी उदास बैठा है। पापा को इसे बुलाना नहीं चाहिए था। अगर बुला लिया है तो फिर तिलक ना करके बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। कालिंदी ये सब क्यों सोच सकती थी, पापा से कहीं नहीं कह सकती थी। कालिंदी ने महसूस किया कि शादी के घर में आकर भी वह अकेला ही है। कोई उससे बात नहीं कर रहा है। वह अलग अलग सा लग रहा है, उपेक्षित सा महसूस हो रहा होगा। पहले दिन हल्दी की रस्म थी। सभी को आवाज देकर बुलाया जा रहा था, मगर राजू को किसी ने नहीं बुलाया। यह सब देखकर कालिंदी को गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि शायद पापा ने इसे बेइज्जत करने के लिए ही बुलाया है। फिर अचानक ही उसे विचार आता है, होने दो इसकी बेइज्जती, मैं बेवजह क्यों इसकी चिंता कर रही हूँ। मेरा अब यह कुछ भी नहीं लगता। ना चाहते हुए भी राजू कालिंदी के दिमाग में घुस रहा था। वह बार बार उसे झटक देती थी, फिर अचानक उसी के ख्यालों में डूब जाती थी। वह सोचने लगी कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वह यहाँ क्यों रुका है, चला क्यों नहीं जाता। फिर अचानक ही उसे ख्याल आया कि वह उसके लिए तो नहीं रुका हुआ है। यह विचार आते ही उसका दिल धक धक करने लगता था। क्या उसे लेने आया है? क्या अब वह सुधर गया है? क्या अब उसे मेरी याद सताने लगी है? क्या वह पूरी तरह टूटकर सारा घमंड छोड़कर मेरे लिए आया है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? अनगिनत प्रश्न कालिंदी के दिमाग में घूम रहे थे। घर परिवार की सारी लड़कियां अपने अपने पतियों के साथ शादी की रस्म में भाग ले रही थी, मगर कालिंदी को अकेले ही सब करना पड़ रहा था। शाम को महिला संगीत का कार्यक्रम था। कालिंदी ने एक सुंदर सा लहंगा पहना था
वह इस ड्रेस में एक बार राजू की सामने आना चाहती थी, मगर राजू तो संगीत में आया ही नहीं था। कालिंदी का नाचने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। उसका दिल कर रहा था कि जब वह नाचे तब राजू उसे देख कमबख्त दिल की भी अजीब फरमाइश थी जिसे इग्नोर करना चाहता था, उसे ही करीब देखना चाहता था। अभी वह अपने परिवार की महिलाओं के साथ बैठी थी कि एक बच्चा आया और कागज की एक पुड़िया कालिंदी को देते हुए बोला, दीदी यह जीजा जी ने भेजा है। कालिंदी ने पुड़िया को हथेली में छुपा लिया। पास बैठी उसकी चाची हंसकर बोली, लगता है सुबह होने लगी है। कालिंदी वहां से उठते हुए बोली, ऐसा नहीं है चाची। फिर कमरे में आकर कालिंदी ने वह पुड़िया खोली तो देखा उसमें एक मीठा पान था। पान देखकर ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। कालिंदी को मीठा पान बहुत अच्छा लगता था। जब दोनों साथ थे, दोनों में बहुत प्यार था, तब वह रूठ जाया करती थी। तब राजू उसे मीठा पान देकर ही मनाता था। एक दिन कालिंदी ने उसे कहा भी था, प्यार से मनाओगे तो एक मीठे पान से ही मान जाऊंगी, हेकड़ी दिखाओगे तो सोने के हार से भी ना मानूंगी। अचानक वह भावुक हो गई। वह सोचने लगी कि वह शादी की औपचारिकता निभाने नहीं आया है, वह उसे मनाने आया है। कालिंदी ने पान को मोड़कर मुंह में दबाया, फिर वापस आ गई जहां महिला संगीत चल रहा था। पता नहीं क्या सोचकर उसने एक गाना लगवाया और उस पर नाचने लगी। गाना था, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। नाचते नाचते कालिंदी की नजर उधर गई जहां एक कोने में बैठा राजू हाथ में मोबाइल लिए उसके डांस का वीडियो बना रहा था। राजू को देखकर तो कालिंदी में एक सुरूर सा छा गया। वह झूम झूम कर बल खाते हुए नाचने लगी। जो नहीं समझ रहे थे उनकी नज़र में वह केवल डांस ही कर रही थी, मगर जिन्हें समझ में आ रहा था उन्हें पता था कि वह हृदय की व्यथा और दर्द को बाहर निकालने की प्रयास कर रही थी। नाचने के बाद कालिंदी बिना किसी से बात किए अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि उसके दिमाग में बीते सालों का लेखा जोखा घूम रहा था। कभी राजू की अच्छाइयाँ और प्यार उसे याद आता था, तब कभी आंखों में आंसू निकल पड़ते, मगर जब उसे राजू की डांट और गुस्सा याद आता तब वह आंसू निकलने अचानक से बंद हो जाते थे। उधर राजू को भी नींद नहीं आ रही थी। 2 दिन से वह ससुराल में था। कालिंदी एक बार भी उसके पास नहीं आई थी। खुद उसके पास जाकर उससे बात करने की राजू की हिम्मत नहीं थी। कालिंदी का घर गांव के भीतर ना होकर बाहर खेत में था, इसलिए राजू ने अपने खाट के घर के मकान से हटकर खेत में डाल रखी थी, जहाँ ठंडी प्राकृतिक हवा आनंद का मिल रहा था। मगर उसे फिर नींद नहीं आ रही थी। रात का 1 बज गया था। राजू अपने मोबाइल से बार बार यह वीडियो देख रहा था जो उसने कालिंदी के डांस का बनाया था। 20 बार देखने के वीडियो को देख चुका था, मगर उसका मन ही नहीं भर रहा था। अचानक राजू को लग गया कोई उसके सिरहाने खड़ा है। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा, फिर उसके चाँद की रोशनी में देखा वह कालिंदी ही थी। वह बौखलाया सा बोला, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे चली आई? वह ठंडी रेत पर उसके सामने बैठते हुए बोली। इस गाने की आवाज़ अंदर कमरे तक आ रही थी। सोचा इतनी रात को कौन चला रहा है, देखने चली आई। फिर दोनों के बीच काफ़ी देर तक चुप्पी छाई रही। आखिर में कालिंदी ही बोली, जब मुझे मनाने ही आए थे तब तो 2 दिन हो गए, बात क्यों नहीं की? वह बोला, हिम्मत ही नहीं होती थी तुमसे बात करने की, तुम भी दूर दूर रही। वह बोली, मुझे भी नहीं लगता अब हम सब रह पाएंगे। राजू जल्दी से बोला, ऐसे मत बोलो, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। वह उदास होकर बोली, दूसरी शादी कर लेना, अभी बूढ़े थोड़ी ही हो गए हो। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, आपको तो पढ़ी लिखी में
पसंद है ना? राजू तड़प कर बोला, मुझे सिर्फ तू चाहिए, मत पूछ क्यों चाहिए। गुस्से में तुमसे बहुत कुछ बोला, वह मेरा बचपना था, माफ कर दे। राजू के मुंह से यह सब सुनकर कालिंदी के दिल में एक भूख सी उठी, आंखों में गंगा जमुना बहने लगी। वह रुलाए रोकते हुए बोली, आपने मुझे बहुत रुलाया, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, माफ कर देना यार, प्लीज। तू पहले जैसी बन जा, वैसी जैसी शादी के 2 सालों तक थी यार, प्यारी सी, मासूम सी भली। इतने दिनों बाद पति का स्पर्श पाकर वह कमजोर पड़ गई। बोली, फिर कभी मुझसे लड़ाई करोगे तो बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर लौटकर कभी नहीं आऊंगी। फिर सुबह 4 बजे तक वे दोनों उस खुले आसमान के नीचे एक खाट पर सोए रहे। 4 बजे वह भीतर आकर अपने कमरे में सो गई। जब कालिंदी के भाई के सिर पर पगड़ी और सेहरा बांधने की रस्म चल रही थी, तब कालिंदी के पिता ने बड़े वाले दामाद को बुलाया। वह रस्म करवाने लगे। अचानक कालिंदी ने खड़े होकर अपने जीजा का हाथ पकड़ लिया, फिर बोली, रुक जाओ जीजा जी, इस रस्म पर अकेले आपका हक नहीं है, आधा हक मेरे पति का भी है। फिर वह पिता से बोली, आप तो समझदार हो ना पापा, फिर मेरे पति को कैसे भूल गए? क्या वह आपके दामाद नहीं है? इतना सुनते ही कालिंदी के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह रूठे गले से बोली, जानता हूँ वह मेरा दामाद है, मगर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था बिटिया, इसलिए जानबूझकर ऐसा कर रहा था। आज मुझे बेटे की शादी से ज्यादा खुशी तेरे मुंह से पति का हक मांगने की हो रही है। जा तू खुद ही बुलाकर ला अपने पति को। आगे की सारी रस्मों में कालिंदी और राजू एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ थे। भाई की शादी के बाद कालिंदी अपने पिया संग ससुराल चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।